दोस्तों नए साल पर एक फॉर्च्यूनर कार नई लेकर एक खूबसूरत महिला मंदिर में पहुंचती है। दोस्तों अपने ड्राइवर से कहती है कि जाओ पुजारी को बुला कर लाओ, इसका पूजन अर्चन करना है। दोस्तों ड्राइवर जाता है और पुजारी को बुलाकर पूजन अर्चन के लिए लेकर आता है। पुजारी देखता है कि बहुत ही रईस मैडम अपनी गाड़ी की पूजन अर्चन करवाना चाहती हैं, तो तुरंत उसका पूजन अर्चन करता है और अपनी दान दक्षिणा ले लेता है। उसके बाद मैडम कहती हैं कि जाओ ड्राइवर, अपनी डिग्गी से बहुत सारे कंबल है निकाल कर ले आओ और गरीबों में दान कर दिया जाए। जैसे मैडम जी लाइन से गरीबों में दान कर ही रही थी, तभी एक आदमी पर मैडम की निगाह जब पहुंचती है तो मैडम के पैरों तले जमीन खिसक जाती हैं, मैडम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों क्योंकि वो कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि उनका ही तलाकशुदा पति था, जो 5 साल पहले उन्हें तलाक दे दिया था। दोस्तों आखिर में उनका लखपति पति आखिर में कैसे भिखारी हो गया और मंदिरों पर भीख मांगने लगा, और एक भिखारी की जीवन जीने वाली पत्नी आखिर में करोड़पति कैसे हो गई, आखिर वीडियो की सच्चाई क्या है, आखिर में ये मामला कुछ हुआ कैसे। तो वीडियो को पूरी जानकारी को देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस वीडियो की पूरी सच्चाई को। ये कहानी है सीतापुर जिले के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक संग्राम सिंह नाम के एक आदमी रहा करते थे। दोस्तों इनकी शुरू से ही रुचि थी कि इनके 2 बेटे, एक बेटे और एक बेटी थी। दोस्तों दोनों संतानों की इनकी आशा थी कि दोनों आपस में पढ़ लिख कर और एक बढ़िया से मुकाम हासिल करें और कोई गवर्नमेंट जॉब करें। दोस्तों इनकी इच्छा रहते हुए भी इनकी जो लड़की थी वो बड़ी थी, जिसका नाम काव्या था। दोस्तों काव्या जो थी उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगती थी। दोस्तों वो उसका जो मन था वो डांसिंग और कुकिंग में उसका कुछ ज़्यादा ही मन लगता था। दोस्तों वो डांसिंग में इतना एक्सपर्ट थी कि उसे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। किसी प्रकार से वो हाई स्कूल की परीक्षा को उत्तीर्ण करती है और उसके बाद कहती है कि माताजी मैं अपनी पढ़ाई अब नहीं करनी चाहूँगी क्योंकि मुझे पढ़ाई में मन नहीं करता है। तो उसकी मम्मी भी संग्राम सिंह से कहती हैं कि देखिए वो जब पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है तो क्यों ना हम लोग इसकी शादी कर दिया जाए और ये अपने मायके जाकर अपने परिवार को संभाले। लेकिन संग्राम सिंह उधर सोचते हैं कि मुझे तो दोनों बेटों को, अपने संतानों को एक अच्छी सी नौकरी करवानी है, जिसके लिए मैंने ज़िंदगी में अपने वर्षों से अपने सपने को संजोए रखा। दोस्तों उधर उनका लड़का जो होता है अमित, वो बहुत ही अच्छी तैयारी करता है, वो अच्छी पढ़ाई कर रहा होता है, तो मजबूरन में वो अपने लड़के को पढ़ाई जारी रखते हैं। इधर काव्या की जो है शादी के लिए अच्छा सा वर्ड ढूंढने लगते हैं, क्योंकि काव्या और उसकी माँ का यही रिकमेंड था। लेकिन दोस्तों इधर उधर बहुत जगह ढूंढते हैं, लेकिन कोई रिश्ता इनके मन के लायक नहीं मिलता है। दोस्तों जब इनके मन का लायक रिश्ता नहीं मिलता है तो ये परेशान होकर घर आके बैठ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि कोई भी काव्या के लायक बहुत अच्छा सा रिश्ता नहीं मिल रहा है। कहीं नौकरी मिल रही है तो लड़का अच्छा नहीं, कहीं लड़का अच्छा मिल रहा है तो उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, उसके घर की कैरेक्टर सही नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां मिल जा रही हैं जो कि काव्या के अनुसार वो नहीं है। दोस्तों फिर होता क्या है, समय बीतता जाता है, लगभग 1 साल गुजर जाते हैं, तभी उनका एक दूर का रिश्तेदार आके बताता है कि इसी जिले का एक दूर का एक गांव में, उनके पड़ोसी गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम मोहित है और वो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में इस समय कार्यरत है। अभी नई नई उसकी जॉब लगी है और वो शादी करना चाहते हैं। क्यों न जाके आप देखिए, हो सकता है कि आपका रिश्ता बन जाए। दोस्तों उधर काव्या के पिता संग्राम सिंह निकल पड़ते हैं उस रिश्ते को पता लगाने के लिए। दोस्तों उस रिश्ते का पता लगाते लगाते वो उस गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हकीकत में जो उनका लड़का मोहित है वो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जल्द ही जल्द भर्ती हुआ है और वो लोग शादी करना चाहते हैं। फिर उनके पिता के पास पहुंचते हैं और बातचीत होती है और फाइनली रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तय होने के बाद फिर
दिन वगैरह शादी का विवाह मुहूर्त देखा जाता है और विवाह के लिए दिन को तय कर दिया जाता है और निश्चित समय पर जो है कि मोहित और काव्या आपस में विवाह के बंधन में बंध जाते हैं और इनका विवाह हो जाता है। दोनों आपस में घर में खुशियां खुशियां के अनुसार रहने लगते हैं, घर में खुशी आती है और काव्या उधर अपने सास ससुर की सेवा में लग जाती है और अपने सास ससुर के दिल को जीत लेती है। इधर मोहित जो होता है वो भी एक अच्छा कांस्टेबल होता है और ड्यूटी पे जाता है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसकी होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग चल रही होती है, जो कि वो अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर रहा होता है। दोस्तों, ट्रेनिंग पूरा होने के बाद खुशी खुशी फिर होता क्या है कि उसकी जो ड्यूटी है वो उसी ज़िले में कुछ दिनों के लिए लग जाती है। लेकिन उधर होता क्या है कि मोहित जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में कुछ ज़्यादा ही हद पार कर लेता है। दोस्तों, वो शराब का लती होने लगता है और अय्याशी करने लगता है, गलत धंधों में का अंजाम देने लगता है। गलत गलत धंधों को वो अंजाम देकर उससे रिश्वत कमाने लगता है। उधर बहुत सारी नाजायज लड़कियों से संबंध हो जाता है, जो कि देर रात तक आता है, लेकिन ये बात काव्या को मंजूर नहीं होती है। आपस में धीरे धीरे कुछ आपस में अनबन पति पत्नी में होने लगता है। ये काव्या बर्दाश्त नहीं करती है। उसके सास ससुर भी उसके इस कार्य से वो लोग बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन करते भी क्या करते हैं, क्योंकि गलती उनके लड़के में ही थी। दोस्तों, होता क्या है, धीरे धीरे दिन गुजरता है, लेकिन इधर अपनी तनख्वाह के पैसों से अय्याशी करता हुआ मोहित जो है उसकी सीमा कम नहीं होती है, धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। तभी इसका ट्रांसफ़र गोरखपुर ज़िले में यहाँ से ट्रांसफ़र होता है और वो ड्यूटी के लिए गोरखपुर उसको जाने पड़ते हैं। इधर उसके सास ससुर जो हैं अपनी बहू से कहते हैं, बेटा तुम भी साथ में जाओ, नहीं तो वहाँ पर अय्याशी करके ये बहुत बिगड़ जाएगा। तुम कुछ मनाओगी तो हो सकता है कि ये कम शराब पिए और गलत जो इसके नियत हैं, जो गलत इसके कार्य हैं, उसमें भी रोक लग सके। हो सकता है कि मेरा बेटा सुधर जाए, नहीं तो मेरा बेटा भी बर्बाद होगा और तेरा पति भी बर्बाद होगा। काव्या समझ जाती है, वो सोच लेती है कि मुझे इसके साथ गोरखपुर जाना ही पड़ेगा। फिर ये उसके साथ ज़बरदस्ती गोरखपुर ज़िले के लिए ट्रांसफ़र होता है, तो ये भी साथ में जाती है और फिर ये लोग एक रूम ले लेते हैं, जहाँ पर रहकर ये ड्यूटी करने लगता है अपनी। बहुत समझाती है, हर यहाँ सीतापुर ज़िले की तरह ही वहाँ पर भी इसके वही अंजाम होते हैं। कुछ दिन तक तो सही मामला रहता है, धीरे धीरे जब उसका व्यवहार बन जाता है, फिर लड़कियों से अय्याशी और लड़कियों के फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं और देर रात शराब दारू पीकर ही आता है और बहुत सारी जो है कि गलत धंधों को उपयोग करके गलत तरीक़ों से लोगों से पैसे ऐंठ कर ये आता है। तो इधर काव्या कहती है कि ये बिना मेहनत का पैसा कमाने से कोई फ़ायदा नहीं, इससे बद्दुआ मिलती है, कोई दुआ नहीं मिलेगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं मानता है, कहता है कि तुम्हें रहना तो रहो मेरे साथ किसी कोने में पड़ के, अगर नहीं रहना तो तुम जा सकती हो मेरी ज़िंदगी से, लेकिन तुम मुझे नसीहत मत दो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है, धीरे धीरे बीतता है, लेकिन एक दिन जो है कि बात हद से बाहर हो जाती है। होता क्या है कि ये घर में दोनों पति पत्नी रहते हैं, तभी एक नाजायज लड़की का फ़ोन आ जाता है और उसी बात पर लेकर झगड़ा हो जाता है, जो कि मोहित होता है उसको ढकेल देता है, उसका सर जाके जो दीवार में टकराती है और सर फूट जाता है। फिर इधर काव्या भी बहुत ही भला बुरा मोहित को कहती है, तो मोहित जो है गुस्से में आग बबूला होकर इसे घर में से बाहर भगा देता है और बहुत चीज़ें कहता है कि जाओ तुम हमारी ज़िंदगी से चली जाओ, दोबारा मुड़ के मत आना, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जी लूँगा रह लूँगा। और ऐसे करके अपने दरवाजे को बंद कर देता, अंदर से वो उसे भगा देता है। पूरी रात बेचारी तकती है घर के बाहर, लेकिन मोहित जो होता है वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। ये मजबूरन वहाँ से चलती है और स्टेशन पे आती है। आने के बाद सुबह हो जाता है, फिर अपने माता पिता के पास फ़ोन करती है कि पापा मेरे साथ इसने ऐसी ऐसी सैल्यूट किया है और मुझे घर से भगा दिया है और मैं क्या करूँ। उसके पिता जो होते हैं वो कहते हैं, बेटा देखो तुम्हें उसी के साथ जीना है, उसी के साथ मरना है। थोड़ा बहुत तो दिक्कत परेशानी पति पत्नी में होती है, फिर आपस में वो सही हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन इधर काव्या जो होती है वो कहती है, देखो पापा अगर आज मैं आपके पास नहीं आई,
अगर उसके पास जाती हूँ कंप्रोमाइज़ के लिए तो ये किसी दिन मेरा गला दबोच कर मार देगा या फिर फांसी के फंदे पर मार के लटका देगा, कहेगा कि ये सुसाइड कर लिया। ये बचलन थी और रंडीबाज थी, बहुत तरीक़ों का मेरे पर इल्ज़ाम लगाएगा। क्योंकि वो खुद इसी तरीके का है तो मेरी किसी न किसी दिन जान ज़रूर ले लेगा अगर मैं वहाँ जाऊँगी। इसके पिताजी जो हैं वो समझ जाते हैं, अपनी पत्नी को अपनी बेटी को अपने पास बुला लेते हैं। दोस्तों सीतापुर आके संग्राम सिंह के पास अपनी बेटी फिर से रहने लगती है। अब बेटी सोचती है कि अब करें क्या, अपनी लाइफ में कुछ दिन बीत ही रहे होते हैं, तभी जो मोहित होता है वो तलाक के पेपर को बाई डाक पोस्ट करवा देता है, इसके पास चला आता है। देखती है अपने तलाक के पेपर को तो इसने ये साइन करके नहीं देती है। सोचती है मैं करूं तो क्या करूं, अब मेरी ज़िंदगी में क्या रह गया। फिर इधर होता क्या है, फिर कुछ करने के लिए फिर काव्या सोचती है। इधर काव्या जो है वो पढ़ाई में भी कमज़ोर थी, पढ़ने में भी इसका कुछ मन नहीं लगता था, लेकिन इसको डांसिंग का बहुत ही शौक़ था और इसे जो है कि उधर कुकिंग का भी बहुत शौक़ था। तो ये क्या करती है कि अपने एक मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब पर एक चैनल बनाती है। चैनल बनाकर अपनी वीडियो को वहाँ पर अपलोड करती है, अपनी डांसिंग की वीडियो। धीरे धीरे ये महीनों दिन पोस्ट करती है। उसके बाद इसका शॉर्ट चैनल है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगता है। दोस्तों भगवान भी इसकी सुन लेते हैं और रातों रात ये वायरल हो जाती है। दोस्तों लगभग लाखों में इसका फंड आने लगता है, लाखों में ये कमाने लगती है। धीरे धीरे ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे प्लेटफार्मों पर, सोशल मीडिया पर ये रील बनाकर डालने लगती है। फिर ये महीने का 10-20 लाख रुपए ये कमाने लगती है। दोस्तों इधर काव्या थी जो इतनी खूबसूरत थी और इसका डांस भी इतना खूबसूरत था कि जो लोग देखता था उसे देखते ही रह जाता था। दोस्तों रातों रात वायरल होने वाली ये काव्या ये लखपति नहीं करोड़पति धीरे धीरे 1 ही 2 साल में हो चुकी थी। उधर धीरे धीरे शादी के तलाक के लगभग 4-5 साल बीत गए थे। और उधर होता क्या है कि एक दिन काव्या जो है क्या सोचती है कि क्यों ना एक अपनी जो है कि स्कॉर्पियो कार ले लिया जाए, क्योंकि उधर जो है कि अपने पिता का घर और आर्थिक स्थिति सारी कुछ अच्छा हो चुका था, मेंटेनेंस हो चुका था, इसके पास करोड़ों बैंक बैलेंस भी हो चुका था। तो ये अपनी स्कॉर्पियो कार अपने शोरूम से निकलवा कर एक मंदिर पे पहुंचती है। सोचती है कि क्यों ना वहाँ कंबल बांट दिया जाएगा गरीबों में और वहीं पर पूजन अर्चन करवा लिया जाएगा। पूजन अर्चन करने के लिए जैसे वहाँ पहुंचती है, पुजारी को अपने ड्राइवर से बोलती है कि जाके कह दो कि आकर मेरी गाड़ी की पूजा अर्चना कर दें। देखता है पुजारी की बहुत बड़ा कोई कस्टमर आया है, बहुत बड़ा कोई आदमी आया है जो कि अपनी गाड़ी का जो है पूजन करवाना चाहता है। जल्दी जल्दी दौड़कर आरती की थाल वगैरह लेकर आता है, गाड़ी की पूजन अर्चन कर देता है। उसके बाद वो फिर उसका दान दक्षिणा मांगता है और जो काव्या होती है उसे दान दक्षिणा भी दे देती है। फिर कहती है अपने ड्राइवर से कि जाओ कार से कुछ कंबल है ले आओ, गरीबों में बांट दिया जाए। जैसे गरीबों में कंबल बांट ही रही थी काव्या, तभी देखती है तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक आदमी उसमें बैठा जहाँ जो कि उसकी हूबहू शक्ल उसके पति से मिल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुंचती है कि देखती है कि कोई पति से मिल नहीं रही, बल्कि मेरा पति है वो तलाकशुदा, जो मुझे 5 साल पहले मुझे तलाक देकर मुझे घर से ठुकरा कर भगा दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस था और आज इन सीढ़ियों पे बैठकर भीख मांग रहा है। तुरंत उसे उठाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम वही मोहित हो जो मुझे ठुकरा दिया था। कहता है हाँ मैं वही मोहित हूँ। उसके बाद वो रोने लगती है और अपने पति को अपने लाके गाड़ी में बैठाती है, उसकी इज्जत सेवा करती है और ले आकर सैलून में उसको नहलाती धुलवा के उसके दाढ़ी बाल को बनवाती है और फिर से वो हैंडसम दिखने लगता है। दिखने के बाद फिर उसकी माता जो है वो कहती हैं कि देखो बेटा ये अय्याशी दरूहा शराबी है, ये फिर तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, इसे अपनी ज़िंदगी में मत लाओ। कहती है ये कुछ भी करे, क्यों कुछ भी करे, लेकिन मैं इसे अपने दिल से नहीं बाहर निकाल पाऊंगी, क्योंकि ये जो है ये मेरी ज़िंदगी में बस चुका है। ये मेरे बुरे दिन में काम आया तो आज इसके भी बुरे दिन है, क्यों ना मैं इसके भी काम आऊँ। बाद में देखा जाएगा, जो होगा वो बाद की बात है। फिर पूछती है कि आप तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पुलिस थे, आपकी हालात कैसे हो गए कि आपको मंदिर पे भीख मांगना पड़ा। इधर फिर मोहित शर्म के मारे अपनी सर को ऊपर नहीं उठा रहा था। फिर बताता है कि
मैं एक लड़की से बात करता था जो कि मेरी सारी फोटेज को ले लिया और मुझे धीरे धीरे ब्लैकमेल किया। और एक जो है कि उसमें चोर था जिसे चोरी के इल्ज़ाम में वो जेल में बंद था, उसे किसी तरीके से मुझे उसे बाहर नहीं भी निकलवा लिया, मुझे ब्लैकमेल करके। फिर वो सारा केस मुझे लग गया, आरोप मेरे ऊपर लग गए और उसके बाद मुझे ड्यूटी से बाहर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस से मुझे बर्खास्त कर दिया गया। किसी तरह से जो फिर मेरे पास पैसे थे मैंने अपना जीवन काटा। उसके बाद मजबूरन मुझे जो है कि मंदिरों पर भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, समय की मार पड़ती है तो अच्छा से अच्छा आदमी, अमीर से अमीर भी आदमी भिखारी बन जाता है। दोस्तों, समय की मार पड़ती है तो भिखारी से भिखारी भी आदमी अमीर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार से एक उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस जो मोहित होता है उसे भी ऐसी मार पड़ती है, क्योंकि वो इतना भ्रष्ट कर्मचारी था, उसे भी मंदिरों पे भीख मांगना पड़ता है। इतना सुनती है काव्या और वो अपने आंसू के धार को पोंछती है, फिर कहती है चलो जो कुछ हुआ, क्या अब तुम सुधरना चाहोगे, क्या तुम अपनी मेरी ज़िंदगी में रहना चाहोगे। तो वो फूट फूट के रोने लगता है, कहता है कि देखो मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे किसी भी घर के कोने में पड़ा रहूँगा, तुझे कुछ भी परेशान नहीं करूँगा। जो भी अतीत में तेरे साथ मैंने जो भी जुर्म किया, जो भी तुम्हारे साथ मैंने परेशानी की, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मुझे एक बार मौका दे दो, मैं कभी भी तुम्हें गलती के लिए मैं नहीं बाध्य करूंगा। दोस्तों, फिर काव्या उसे माफ़ कर देती है और फिर जाती है मंदिर में, फिर इनका पुनर्विवाह होता है। उसके बाद अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से दोनों लोग बैठकर अपने ससुराल के लिए रवाना होते हैं और वहाँ पहुँचते हैं अपने घर पे। उसके सास ससुर देखते हैं तो चौंक जाते हैं, उसके गांव वाले देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि अरे ये तो फलाने आदमी का बेटा और उसकी बहू आ गई। देखते हैं तो फिर क्या होता है, उनके माता पिता रोने लगते हैं कि बेटा ये तो कम से कम 4-5 साल से मेरे घर नहीं है, मैं तो समझा ये लापता हो गया है मेरा बेटा। बहू तुमने ही इसे सुधारा है, तुमने भी इसे ढूंढ कर ले आया। फिर उसका बेटा जो मोहित होता है अपनी माता पिता को बताता है कि अगर आज काव्या नहीं होती तो आज मेरी ज़िंदगी कहीं और होती, मैं अपनी मंदिरों की सीढ़ियों पे भीख मांगना पड़ता मुझे, मैं वही मांगता रह जाता, मेरी ज़िंदगी गुजर जाती। क्योंकि काव्या ने ही मेरी ज़िंदगी को बदला है, काव्या ने ही मेरी ज़िंदगी में मेरे आपसे मिलाया है, क्योंकि मैं इस लायक था ही नहीं, मैं कभी ज़िंदगी में अपने घर नहीं आ पाता। आप लोग काव्या का शुक्रगुजार कीजिए। वो लोग कहते हैं कि हाँ मेरी बेटा मेरी बहू बहुत ही जो कि भाग्य है कि मेरे घर में इसके कदम आए और मेरे बेटे को फिर से सुधार कर एक नई ज़िंदगी की राह दिखाई। सारा परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है। फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहानी कैसी लगी और काव्या के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा कि काव्या ने अपने जीवन में अपने पति को दोबारा अब अहमियत देकर अच्छा किया या गलत किया, और किस जिले से आप अपनी वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।